वेलकम टू फाइव फिंगर क्लासेस। फाइव फिंगर क्लासेस की पढ़ा सीरीज जिसका 11वां भाग आज आपके सामने है। इसमें 10 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि बाल विकास, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र विषय से संबंधित हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो सीरीज चल रही है आप सभी को बहुत ज़्यादा ये पसंद आ रही होगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। तो आपको क्या रखना है इसमें कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं, ये फोकस किया गया है वंशानुक्रम के अंतर्गत। किस मनोवैज्ञानिक ने इस पर बल डाला आपको इसको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है आशुबेल, दूसरा गैरिसन, तीसरा जरशील्ड और चौथा जेम्स ड्रेवर। तो ये परिभाषा जो दी गई है वो जेम्स ड्रेवर नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आनुवांशिकता के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यानी कि इन 4 में से 3 जो हैं वो आनुवांशिकता के नियम दिए गए हैं, जबकि इनमें से एक नियम उससे अलग है, जिसमें अभ्यास का नियम, दूसरा संयोग का नियम, तीसरा प्रत्यागमन का नियम और चौथा समानता का नियम। तो इसमें जो अभ्यास का नियम है ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने 3 नियम दिए थे। तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। तो ये आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है, जबकि संयोग का नियम, प्रत्यागमन का नियम और समानता का नियम, ये 3 नियम जो हैं ये आनुवांशिकता से संबंधित हैं। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का लक्षण है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी। ये उत्तर बाल्यावस्था आप लोगों को करना है कि ये जो है उत्तर बाल्यावस्था है। यानी कि जो लक्षण पूछे जा रहे हैं इसमें ये लक्षण जो है ये उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। इसमें 4 विकल्प आपके लिए कि बाल्यावस्था में बालक के अंदर क्या लक्षण या विशेषता होती है कि वो हठी होता है, उसके अंदर समय की संकल्पना होती है, या उसके अंदर सामाजिक संकल्पना होती है, या वीर पूजा की भावना उसके अंदर होती है। तो इसका सही उत्तर है कि इस अवस्था का जो बालक होता है वह हठी स्वभाव का होता है। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की, जिनका नाम आपके सामने पहले भी आया था, कि उनके अनुसार अधिगम है। यानी कि 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से अधिगम जो है वो किस से संबंधित है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अधिगम के बारे में बताया कि कौन सा अधिगम संबंधित है कि एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, या एक अनुबंधित गतिविधि है। तो इन 4 में से आप को एक पर टिक करना है जो इसका सही उत्तर होगा। आप ध्यान दीजिए, लेव वाइगोत्स्की जो हैं ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उसमें उन्होंने बालक की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को संज्ञान की प्रक्रिया से जोड़ने का कार्य किया। उनका नाम संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत भी लिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसका सही उत्तर है वह है एक सामाजिक गतिविधि। आगे बढ़ते हैं। ब्रूनर ने प्रस्तुत किए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के बाद जो नाम आता है वो ब्रूनर का आता है। ब्रूनर ने ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसको ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ ब्रूनर के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने मेरे शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि ब्रूनर का संबंध जो है किससे है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से या संज्ञानात्मक विकास के चरणों से। अब ये चरण जो दिए गए हैं इस पर ध्यान देना है आपको। चरण कौन कौन से दिए गए हैं। इनएक्टिव फेज, दूसरा आइकॉनिक स्टेज और तीसरा दिया गया है सिंबॉलिक स्टेज। और ये प्रश्न जो है आपका अभी यूटेट की जो परीक्षा अभी हुई है
पिछले संडे में उसमें ये पूछा गया था। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था जिसमें ब्रूनर के सिद्धांत के आधार पर पूछा गया था कि कौन से चरण में भाषा का विकास या बालक जो है वो भाषा का प्रयोग करना सीखता है। तो उसमें सिंबॉलिक स्टेज जो है वो सही आंसर उसका था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण ब्रूनर के द्वारा दिए गए। दोबारा सुन लीजिए, इन एक्टिव फेज या स्टेज, दूसरा आइकॉनिक स्टेज और तीसरा सिंबॉलिक स्टेज। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप इनको ध्यान से लिख लें। आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण है, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, आपको इस पर ध्यान देना है कि किस प्रकार की प्रक्रिया जो है सोशलाइजेशन की प्रोसेस है। तो यहाँ पर समाज में लाया गया परिवर्तन, संस्कृति में लाया गया परिवर्तन, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन या उत्तम सामाजिक संबंध, ये चारों विकल्प ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सामाजिकरण की प्रक्रिया से मेल खाते हैं। लेकिन इनमें सबसे बेहतर कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया वह होती है जिसमें बालक जो है सामाजिक संबंधों को सीखता है, ठीक है, और समाज के मानदंडों के अनुसार अपने जीवन को गुजारता है, व्यतीत करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा इसका वो है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना। यानी कि जो समाज के मानदंड है, आदर्श हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनके साथ अपना अनुकूलन करना, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और बालक को हमेशा अच्छी बातों की नसीहत की जानी चाहिए। इसी को ही हम सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? तो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कि उन्होंने अपने सिद्धांत का जो नाम रखा वो ये था कि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम, ठीक है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में मुख्यतः 3 बिंदुओं पर ज़्यादा बल डाला। पहला है सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा सांस्कृतिक प्रक्रिया और तीसरा संज्ञानात्मक प्रक्रिया। इन तीनों को मिला करके उन्होंने अपने अधिगम प्रक्रिया का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर क्योंकि सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है तो आप इसे एक तरह से आप सिमिलर कर सकते हैं संज्ञानात्मक उपकरणों पर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सांस्कृतिक उपकरणों पर। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया? तो 4 विचारक आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। पहला है स्किनर, दूसरा कारेन हार्नी, तीसरा वुंट और चौथा जॉन डीवी। तो इसमें बाल केंद्रित शिक्षा की जो बात की वो कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, उन्होंने की। खासतौर से जो प्रकृतिवादी हैं रूसो, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया। इसके अलावा पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल और उन्हीं में एक नाम आता है जॉन डीवी का। तो जॉन डीवी जो कि अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे, प्रयोजनवादी थे, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन अपने विचारों में किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 प्रश्न आपके सामने है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया गया? हर प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अलग तरह से प्रश्नों को उठाया गया है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपके सामने आ रहे हैं केवल इसलिए कि आप जो हैं, चाहे बीएड की परीक्षा हो या डीएड की परीक्षा हो या आप किसी भी प्रदेश की शिक्षक भर्ती की परीक्षा आप लोग दे रहे हों, उन सभी में समान रूप से ये जो 5 फिंगर क्लासेस है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। तो देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का जो सिद्धांत है वो कौन सा है। कि द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान रखिए, ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। एक है पास सिद्धांत, मैक्रे के द्वारा दिया गया। तीसरा है बहुबुद्धि सिद्धांत जो कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा 1983 में दिया गया। इसका आपको ध्यान रखना है, 1983 में ये दिया गया। और बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये दिया गया अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा। यहाँ पर थॉर्नडाइक का नाम बुद्धि के क्षेत्र में भी आता है क्योंकि उन्होंने अधिगम के साथ साथ बुद्धि के क्षेत्र पर भी अपना काम किया। इसको आपको ध्यान रखना है। उनके सिद्धांत का नाम है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे आपको एक अतिरिक्त जानकारी यहाँ पे आपको
इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा अगला प्रश्न 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि डेविड वेस्लर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो डेविड वेस्लर जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण नाम इनका आता है अल्फ्रेड बिने, जो कि फ्रांस के मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने बुद्धि मापनी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया 1905 से लेकर के, और लगातार उनके नाम के आधार पर अलग अलग श्रृंखलाएं बुद्धि मापनी की बनती चली गई। उन्हीं में एक नाम आता है डेविड वेस्लर का, जो कि अमेरिका के शिक्षा शास्त्र मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बिने के बुद्धि परीक्षणों को आधार मान करके अलग प्रकार से अपने परीक्षणों का निर्माण किया, जिसमें महत्वपूर्ण है WAIS। इस नाम का जो परीक्षण है WAIS, ठीक है, ये एक परीक्षण है। और इसके अलावा बहुत सारे परीक्षण हैं जो डेविड वेस्लर के द्वारा बनाए गए बुद्धि का मापन करने के लिए, छोटे बच्चों से लेकर के और 60 साल की उम्र तक के लोगों के लिए उन्होंने ये परीक्षण बनाए। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल इसका नाम है, जो 1955 में बनाया गया। 1955 में ये बनाया गया, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, मात्र प्रश्न 10 हैं, और 10 नहीं बल्कि आपके सामने लगभग 20 प्रश्न लगातार यहाँ पर आ रहे हैं तथ्यात्मक जानकारी के साथ में, जिससे आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास इसको शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।